बच्चों आज हम लोग बात करेंगे बायोट सेवर्ट लॉ, है ना। लैप्लास का नियम भी कहते हैं इसको हम लोग, है ना, ध्यान रखिएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या कहता है बायोट सेवर्ट लॉ? बड़ा आसान सा नियम है कि मान लो अगर हमारे पास, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई एलिमेंटल तार हो, कोई एलिमेंटल तार हो, उस तार में मान लेते हैं आई करंट बह रहा हो और हम मान लो इसका कुछ एलिमेंट काट लें। एलिमेंट मतलब छोटा सा टुकड़ा काट लें और छोटा सा टुकड़ा काटकर उसको हम बोल रहे हैं मान लो डीएल लंबाई। छोटे से लंबाई को डीएल से दिखाते हैं और मान लो यहां से अगर हम आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर यहां कोई एंगल बन रहा होगा, उस एंगल को हम थीटा कह देते हैं। तो हो सकता है कि हम ये ऐसे लें, ऐसे लें, ऐसे लें, कहीं भी ले सकते हैं। हो सकता है कि हम ऐसे लें, हो सकता है हम ऐसे लें, ऐसे ले सकते हैं। आ रहा बात समझ में? तो हम ऐसा कुछ भी ले लें और अगर हम तुमसे पूछे कि यहां पर इस छोटे से तार के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी तार में अगर करंट बहेगा तो एक चुंबक की भांति कार्य करता है, मैग्नेट बन जाता है। तो अगर ये एक मैग्नेट है, अगर ये एक मैग्नेट है तो इसके द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? dB बराबर, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई। आई क्या है? यहाँ बहने वाला करंट dl क्रॉस r। क्या? dl क्रॉस r बटा आर क्यूब, बटा आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? वेक्टर फॉर्म कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि कभी भी अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो इसी को अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल sin थीटा, आई डीएल आर sin थीटा बटा आर क्यूब। यहां से एक आर कटेगा तो फॉर्मूला ये भी होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल sin थीटा बटा आर स्क्वायर। इसको स्केलर फॉर्म कर सकते हो हम लोग। तो आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर फॉर्म में ऐसे होता है हमारा बायोट सेवर्ट लॉ, है ना, जिसको हम लैप्लास का नियम भी कहते हैं, लैप्लास लॉ भी कहते हैं। तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिखा रहे बायोट सेवर्ट लॉ से, या हो सकता है कि ऐसे लिखा रहे। आपको दोनों लिखने आना चाहिए। ये किसी छोटे से तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। छोटे से तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। अब इससे मान लो बात करेगा, क्या बात करेगा कि ये जो dB है वो किन-किन बातों पर निर्भर करता है। बड़ी आसान सी बात है, अगर आप यहां से ध्यान देंगे तो dB किस-किस बात पर निर्भर करता है। तो dB समानुपाती होता है I के। जैसे-जैसे हम करंट बढ़ाएंगे, करंट का मान बढ़ेगा इस dB में, है ना, स्टार में करंट का मान बढ़ेगा। तो ध्यान रखिएगा I के समानुपाती होता है। dB समानुपाती है dl के, कि आप कितना लंबाई काटे हैं। आप लंबाई ज्यादा बढ़ाते जाइएगा, B का मान बढ़ेगा, B का मान बढ़ेगा, है ना। इसके अलावा dB विद समानुपाती है 1/r स्क्वायर के। जैसे जैसे आप r का मान बढ़ाइएगा dB कम होता जाएगा, dB कम होता जाएगा। और एंगल पर भी निर्भर करेगा। dB हम बोल सकते हैं समानुपाती है sin थीटा के, sin थीटा के। जैसे जैसे आप थीटा का एंगल बढ़ाइएगा वैसे वैसे भी dB बढ़ेगा। तो इन सब बातों पर dB निर्भर कर रहा है। आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। इसी को हम कहते हैं बायोट सेवर्ट लॉ। एक बात और है, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, ध्यान से तुम देखोगे क्रॉस प्रोडक्ट है। dl क्रॉस r जो होता है, जैसे मान लो अगर हम बात करें, आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया गया होगा। जैसे मान लो आपको ये सिखाया गया कि i j और k, हम i से घूमेंगे j से घूमेंगे k से घूमेंगे i, ऐसे घूमते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि i क्रॉस j कितना होगा तो k होगा। इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई ऐसे वेक्टर हैं, एक i की दिशा में है, i की दिशा मतलब x डायरेक्शन में है, एक y की दिशा में है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो करेंगे, जो इसका आंसर आएगा वो k डैश की दिशा में होगा, क्योंकि i क्रॉस j k होता है। और k डैश जो है, k मतलब क्या हो गया? z डायरेक्शन। ये z डायरेक्शन को बता रहा है, ये y डायरेक्शन को बता रहा है और ये x डायरेक्शन को बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आंसर आएगा हमारा dB का, dB मान लेते हैं z डायरेक्शन में है, तो z डायरेक्शन जो है वो x एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होता है और z डायरेक्शन जो है y एक्सिस के भी परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी dB हमारा आया, जो भी हमारा dB आया, वो परपेंडिकुलर होगा dl के भी, किसके? dl के भी। और यही dB परपेंडिकुलर होगा हमारे r के भी, किसके? r के भी। ये बात ध्यान रखिएगा, dB परपेंडिकुलर होगा dl के भी और dB परपेंडिकुलर होगा r के भी, है ना। अब ये जो dB आया उसको राइट हैंड पाम रूल से निकाला जाता है। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि जिस दिशा में करंट बह रहा है उस दिशा में अपने अंगूठे को रखिए, ठीक है, और जहां पर निकालना है वहां पर आप अपनी उंगलियों को जाकर के मोड़िए। फिर से सुनना, ऐसे हम करंट की दिशा में अंगूठा रखेंगे, जहां पर मोड़ना है वहां पर अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे। तो जहां पर कर्ल करने के बाद जो दिशा आ रही है उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो हम इस दिशा में करंट बहा दें
अब मान लो हमसे यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पूछ रहा है तो हम ऐसे अंगूठा लिए, हम ऐसे अंगूठा रखेंगे इस दिशा में, ठीक, अंगूठा ऐसे इस दिशा में रखेंगे और यहाँ पर उंगली को ला करके मोड़ेंगे, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर को हम ऐसे दिखाते हैं इनवर्ट, तो ये अंदर की दिशा होती है, इसको बोलते हैं अंदर की दिशा। डॉट बनाएंगे मतलब बाहर होता है, डॉट बनाएंगे मतलब बाहर होता है। ये आई कैप की दिशा बताता है, ये माइनस आई कैप की दिशा बताता है, ये जे कैप की दिशा बताता है, ये माइनस जे कैप की दिशा बताता है ना, और ये इनवर्ट आउटवर्ड हो गया के कैप की दिशा, जेड जेड की दिशा। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। आपको ये बात आना चाहिए, ये लगाने आना चाहिए कि कैसे लगाया जाता है राइट हैंड पाम रूल। और आगे बात करें, जो हमारा डीवी का फॉर्मूला आया किसी स्मॉल एलिमेंट के कारण जो तार में धारा बह रही थी उसके कारण जो फॉर्मूला आया μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा बटा r स्क्वायर। आपसे कई बार पूछता है बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, तो कई बार बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वगैरह पूछ लेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पूछ लेगा, इसका यूनिट पूछ लेगा। ये वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसके कई सारे इकाई होते हैं जी, कई सारे इकाई होते हैं। तो जैसे अगर हम बी की इकाई के बारे में बात करें, बी के यूनिट के बारे में बात करें, है ना, पहले हम बी के यूनिट के बारे में बात करें। हम अभी एसआई मात्रक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका एसआई मात्रक एक होता है टेस्ला, आप जरूर याद रखिएगा, इसकी, है ना, निकोलस टेस्ला के नाम पर ये इनका नाम पड़ा है ना, ये यूनिट पड़ा है। एक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक टेस्ला एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। और एक और इकाई इसका होता है, एक और इकाई होता है न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। अब ये कैसे आया, तो आपको ये बात पता होगा कि बाद में आप आगे पढ़िएगा, ये बराबर फॉर्मूला होगा Q Vb, किसी धारावाही तार पर या किसी आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है Q Vb। अब बल का इकाई यहीं से न्यूटन है, Q को नीचे ले जाओ, Q का इकाई कूलम हो जाएगा, V यहाँ वेलोसिटी होता है तो मीटर पर सेकंड, और ये बराबर किसके हो गया, B के, ठीक है। और आपको पता होगा कि Q बराबर IT होता है, इसका मतलब Q बराबर IT होता है, इसका मतलब Q जो कूलम है, Q जो कूलम है वो हम लिख सकते हैं एम्पियर गुना सेकंड। क्या लिख सकते हैं, एम्पियर गुना सेकंड। तो जैसे ही तुम कूलम को एम्पियर गुना सेकंड लोगे, क्या लोगे, एम्पियर गुना सेकंड लोगे, इसको हटाओ तो सेकंड सेकंड कट जाएगा, न्यूटन एम्पियर मीटर आ जाएगा। मतलब हम एक फॉर्मूला ये भी बोल, एक यूनिट ये भी बोल सकते हैं न्यूटन बटा कूलम मीटर, न्यूटन बटा कूलम मीटर, ये भी हो सकता है कि हम एक इकाई ये भी बोल दें कि न्यूटन बटा कूलम मीटर, ये भी हो सकता है, न्यूटन बटा कूलम और यहाँ पर मीटर, ये तो था। न्यूटन बटा एम्पियर मीटर था, तो न्यूटन बटा कूलम मीटर भी कहा जा सकता है ना। Q Vb, Q F न्यूटन, Q का हम ले लिए कूलम, V का मीटर पर सेकंड, तो इस सेकंड ऊपर चला जाएगा, न्यूटन सेकंड बटा कूलम मीटर, ये न्यूटन सेकंड बटा कूलम मीटर, ये भी इकाई हो सकता है। तो आपको V की इकाई लिखने आना चाहिए, टेस्ला न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, है ना, एम्पियर को हम तोड़ के यहाँ पर लिख रहे हैं, एम्पियर को लिख दिए कूलम बटा सेकंड, सेकंड ऊपर चला गया है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये साइन मात्रक है। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट भी आपको आना चाहिए। सीजीएस यूनिट में आपको दो याद रखना है, एक याद रखना है गॉस, गॉस है ना, जिसको हम जी से भी दिखाते हैं, और एक मैक्सवेल, मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन कौन सी, गॉस और मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे रिलेशन भी कभी-कभी पूछ लेता है, अब मान लो कभी-कभी रिलेशन पूछ लेता है तो आपको ये बात जरूर आना चाहिए, क्या क्या रिलेशन आना चाहिए, क्या क्या रिलेशन आना चाहिए, ध्यान रखना। 1 टेस्ला जो है वो 10 का पावर 4 गॉस होता है, और 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं 10 का पावर 4 मैक्सवेल, मैक्सवेल प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच का संबंध हो गया। और एक टेस्ला 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिखेंगे, एक टेस्ला अगर हम एसआई को एसआई से कंपेयर करें तो 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ही होगा। ध्यान रखिएगा, ये सब बी की इकाई में इससे सवाल आते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, ध्यान रहेगा आपको ये बात। अब अगर हम सीधे सीधे बात करें तो आप यहां से डायमेंशन वगैरह भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो बी का अगर आपसे डायमेंशन पूछ ले कभी, तो बी का डायमेंशन अगर पूछ ले तो आप बी का इकाई तो जान ही रहे हैं, बी का इकाई क्या होगा, बी का यूनिट जो है, यूनिट आप क्या लिखें, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर।
तो मान लो अगर हम चीज के डायमेंशन पूछ ले, बीमा पूछ ले, तो डायमेंशन भी निकाल लोगे। न्यूटन का बीमा mlt-2, एम्पियर को a रख देना और मीटर को l रख देना। तो यहां से तुम इसका b का डायमेंशन निकाल लोगे हमेशा, न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। l कट रहा है, m ऊपर जाएगा, m a का पावर -1 और t का पावर -2। आप कभी भी बीमा भी लिख सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, किसके बारे में, बायोट-सैवर्ट लॉ के बारे में, तो आप अगर ध्यान से देखिएगा कि फॉर्मूले को अगर हम और अच्छे से देखें तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, और ये फॉर्मूला था आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो होता है बच्चों म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये एक नियतांक है। म्यू नॉट बाय 4 पाई इसका मान होता है 10 का पावर -7, ठीक है, 10 का पावर -7 होता है, याद रहेगा आपको, 10 का पावर -7, ठीक है। और अगर हम म्यू नॉट का डायरेक्शन, म्यू नॉट का अगर हम निकालें यहां पर यूनिट, क्योंकि 4 पाई तो यूनिटलेस है। 4 म्यू नॉट को क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, मतलब या तो हम बोले कि निर्वात का चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता क्या कहते हैं हिंदी में, चुंबकशीलता किसका, निर्वात का या हवा का, हवा या निर्वात का चुंबकशीलता कहते हैं, हवा या निर्वात का चुंबकशीलता कहते हैं। और अगर हमसे कोई म्यू नॉट का इकाई पूछ ले तो हम डीबी वाले से निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि डीबी बराबर होता है ना, क्या, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल sin थीटा बटा r स्क्वायर। तो इसका तभी हम बोले कि न्यूटन बटा एम्पियर मीटर बिठा दो, म्यू नॉट का निकालना है, 4 पाई का कुछ होगा नहीं, i का एम्पियर बिठा दो, dl का मीटर बिठा दो, sin थीटा को रहने दो, r स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। r स्क्वायर मीटर का 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो ये वाला जो मीटर है, ये वाला जो मीटर है उसके साथ कट जाएगा। इसका मतलब ये एम्पियर नीचे जाएगा, ये एम्पियर नीचे जाएगा, तो आपका हो जा रहा है न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर, ये हो गया हमारा म्यू नॉट का इकाई, म्यू नॉट का इकाई न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर। ये इसी को हम लोग बोलते हैं वेबर हेनरी बटा मीटर, ये ध्यान रखिएगा, इसी को हेनरी बटा मीटर भी कहा जाता है। ये आपको याद होना चाहिए कि न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर इसका इकाई हो जाएगा, किसका, म्यू नॉट का। यहां से अगर हमसे कोई बीमा पूछ ले तो न्यूटन का बैठा देंगे mlt-2, एम्पियर का हो जाएगा a स्क्वायर, और वहां से आप काट के जो भी है आप निकाल लीजिएगा, ठीक, ये बात ध्यान रहे। तो अगर हम बोले कि म्यू नॉट बाय 4 पाई का मान कितना है, 10 का पावर -7 है, अगर हम कभी कोई म्यू नॉट का मान पूछ ले तो लिखेंगे 4 पाई गुना 10 का पावर -7, ये भी ध्यान रखना है आपको। यूनिट आपको अभी भी जस्ट पता है कि न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा यूनिट, ठीक। आप कभी भी यूनिट निकाल सकते हैं, न्यूटन को तोड़ के लिख सकते हैं, वो सब करके लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। म्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता है। अच्छा, पिछले चैप्टर में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो पिछले चैप्टर में हम क्या पढ़े थे, पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे एप्सिलॉन नॉट। ये क्या था, विद्युतशीलता था, विद्युतशीलता, परमिटिविटी क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। और म्यू नॉट की बात करें तो ये है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी मतलब इसको बोलेंगे विद्युतशीलता, किसकी विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसको बोलेंगे चुंबकशीलता, किसकी, निर्वात की चुंबकशीलता। तो अगर आपको ध्यान होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप लिखते हैं 9 गुना 10 का पावर 9, लिखते हैं सब लोग लिखते हैं। तो यहां से हम एप्सिलॉन नॉट, मान लो अगर इसको पलट दें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, 1/9 गुना 10 का पावर 9 हो रहा है। ध्यान से सुनना, काम की बात। तो अगर हम ये बोले कि अगर हम एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट को गुना करके लिखें तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान यहां से देखो बैठा हो, एप्सिलॉन नॉट का मान बैठा है 1/4 पाई को नीचे ले लेंगे, ये वाला जो 4 पाई है वो नीचे आ जाएगा, और साथ में है 9 गुना 10 का पावर 9, ठीक। और म्यू नॉट का मान अभी हम लिखें, म्यू नॉट का मान अभी हम जस्ट बताएं कितना होता है म्यू नॉट का मान, म्यू नॉट बटा 4 पाई होता है 10 का पावर -7, तो म्यू नॉट को आप लिख सकते हैं 4 पाई गुना 10 का पावर -7, लिख सकते हैं। तो यहां से हम बैठा दिए 4 पाई गुना 10 का पावर -7, 4 पाई कट रहा है,
आप देखिए ध्यान से, तो 9 को हम नीचे रहने देते हैं और 10 का पावर 7 को नीचे ले लो। 10 का पावर 9 है और 10 का पावर 7 और नीचे आएगा तो 10 का पावर 7 भी नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 1/9 गुना 10 का पावर 16। 9 गुना 10 का पावर 16। आपको ये पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है सी होता है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो अगर इसको हम तोड़ के लिखें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 10 का पावर, ये 16 है, 3 गुना 10 का पावर 8 का होल स्क्वायर, और 3 गुना 10 का पावर 8 क्या है, c है, स्पीड ऑफ लाइट है, इसका मतलब ये 1/c स्क्वायर है। यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल के आया कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट कितना होता है, 1/c स्क्वायर होता है। बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। इसी को ऐसे लिख देगा वो, इसी को ऐसे लिख देगा रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट बराबर 1/c। ये सवाल ऐसे आता है तो 1/c का मान ऐसे पूछ लेगा, 1/c कितना होता है, या बोलेगा c का मान बताइए, तो c का मान अगर पूछेगा तो c बराबर 1/1 अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। आपको एक चीज याद होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का गुना 1/c स्क्वायर होता है, 1/c स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता है ना, फ्री स्पेस की, निर्वात की विद्युतशीलता है, और म्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता है फ्री स्पेस की। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक, अब जैसे मान लो कोई एक सवाल पूछ लेगा डीबी इकाई से, जैसे कुछ भी पूछ सकता है कि मान लो अगर हमारे पास ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ऐसे ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट में मान लेते हैं करंट बह रहा है, क्या बह रहा है, करंट बह रहा है, करंट मान लो कुछ भी बह रहा है। जैसे मान लो इस एलिमेंट में करंट का मान आपका मान लो कुछ भी ले लेते हैं कि एक एलिमेंट है CD, इसका नाम ले लेते हैं CD, और ये क्या है ना कि एक ट्रायंगल पे ऐसे मान लो रखा हुआ है, मान लेते हैं ट्रायंगल पे ये A हो गया, ये B हो गया, ये मान लो C हो गया। अब इस एलिमेंट में करंट जो बह रहा है वो बोला इसकी स्ट्रेंथ दी गई है 0.2 एम्पीयर गुना मीटर। इसकी स्ट्रेंथ जो है, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ताकत दी है, धारा ताकत जो है, इसकी स्ट्रेंथ दी गई है, कितनी दी गई है स्ट्रेंथ, 0.2 एम्पीयर मीटर, 0.2 एम्पीयर मीटर इसका स्ट्रेंथ दिया हुआ है कि कितना इसमें करंट बह रहा है, इस एलिमेंट में, छोटे से एलिमेंट में कितना बह रहा है करंट, स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ एसटी लिख देते हैं, 0.2 एम्पीयर मीटर बह रहा है। हमसे पूछा कि आप ए पर, कहां पर, ए पर बताइए कि डीबी का मान कितना होगा इस एलिमेंट के कारण। ठीक, अच्छा ये बोल दिया कि एंगल 60 डिग्री है, ये सब बोल देगा कि है ना वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये वैसे वगैरह बोल देगा, ये 10 सेंटीमीटर है, मान लो कितना है ये वाला 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो आपको ये वाला आधार, ये वाला ऊंचाई याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं dv बराबर v0/4 पाई, ठीक, idl sin थीटा बटा r स्क्वायर। तो v0/4 पाई का मान तो बैठा दोगे 10 का पावर -7, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। आइडियल क्या है, आइडियल है करंट गुना लंबाई, करंट गुना लंबाई का ही मान दिया, देखो एम्पीयर मीटर में मान दिया, तो 0.2 बैठेगा सीधे सीधे। ठीक, आप देख लेना यूनिट से मिला के क्या दिया है, अगर वो केवल एम्पीयर लिखता मतलब करंट देता, वो एम्पीयर गुना मीटर लिखा है, मतलब 0.2 जो दिया हुआ है, 0.2 क्या है, एम्पीयर गुना मीटर का मान है, आइडियल का मान है sin थीटा, सीधे सीधे पता चल रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो sin 90 बैठेगा, sin 90 बैठेगा। लेकिन r स्क्वायर को बिठाओगे जी, तो r स्क्वायर क्या है, यहां से यहां तक की दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी है। अब r कैसे बैठेगा, अगर हम ये r बात करें, यार r होगा कितना, अगर हम इस r के बारे में बात करें तो r कितना होना चाहिए, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आप r दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला कितना होता है, एरिया का फार्मूला। देखो इसका हम दो एरिया लिखते हैं, एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा हो जाएगा 10 गुना 10, और एक एरिया हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ इनटू बेस, बेस कितना 10 इनटू हाइट, हाइट मतलब यही r को निकालना है। तो हम एरिया ऐसे भी लिख सकते हैं, हम एरिया ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एरिया को इक्वेट करेंगे r बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3/4 इनटू 10 इनटू 10 बराबर 1/2 इनटू 10 इनटू r हो जाएगा। तो यहां से 1 10 कट रहा है, ठीक, यहां से 2 गुना 4 कट रहा है, यहां से 2 5 कट रहा है, सब कुछ कर लो।
तो यहाँ से आ गया 5√3, कितना आ जाएगा 5√3 और सेंटीमीटर में ध्यान देना, तो ये हो जाएगा आपका 5√3 सेंटीमीटर, तो 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर। हम ऐसे करेंगे तो ये निकल जाएगा आपका कितना आ जाएगा 10 का पावर -7, ये आपका 0.2 और ये हो जाएगा 5 50 25 और √3 3 ही हो जाएगा, 5 50 25 75 गुना 10 का पावर -4। सॉल्व करते रहिएगा, है ना, हम आपको सीधे सीधे बता दे रहे हैं इतना टेस्ला हमारा आंसर आ रहा है। ठीक, अब मान लो इसी के बारे में हमसे पूछा कि बी पर बताइए, तो बी पर क्यों, बी पर अगर आपसे पूछ रहा है तो तार के सीध, अगर एलिमेंट के सीध में ही अगर आपसे चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, एलिमेंट के सीध में ही चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। कितना होगा 0 होगा, क्योंकि एंगल ही नहीं बनेगा, एंगल 0 होगा और sin 0 का मान 0 होता है। एंगल तो तब बनेगा जब तुम इसे कहीं पर लोगे, ऐसे लोगे ऐसे लोगे ऐसे लोगे, कहीं पर लोगे तब एंगल बनेगा। अगर आप एंगल नहीं ले रहे हैं तो उस समय मान कितना होगा 0 होने वाला है। तो यहाँ पर पूछे बी पर या सी पर, तो एंगल 0 होने वाला है। जैसे मान लो सवाल में बोल देता है कि मान लो हमारे पास एक सर्कल है और मान लो कि एलिमेंट रखा हुआ है यहाँ पर मान लो एलिमेंट रखा हुआ है, इसमें कोई तार में मान लो करंट बह रहा होगा, ऐसे कुछ इस प्रकार से, ठीक। और वो ऐसे पूछ ले कि नहीं आप बताइए कि यहाँ पर ये जो तार जो रखा हुआ है, एलिमेंट जो रखा हुआ है, यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा। तो पहले बताओ ए और बी पर 0 होगा, क्योंकि तार के सीध में ही कहीं भी अगर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो 0 होने वाला है। तो ए पर बी का मान 0 होगा, बी पर भी बी का मान 0 होगा। हाँ, ये मान लो सी है और ये मान लो डी है, तो जितना सी पर होगा उतना ही डी पर होगा, क्योंकि ये रेडियस है। दिशा विपरीत हो सकता है, दिशा क्यों विपरीत होगा, क्योंकि इधर ऐसे तार में ऐसे है तो यहाँ पर होगा आउटवर्ड, यहाँ पे क्या होगा आउटवर्ड, यहाँ पर आउटवर्ड होगा, यहाँ पर आउटवर्ड होगा, यहाँ पर होगा आउटवर्ड। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो डी, यहाँ पर देखो ऐसे तार रखेंगे अंगूठा और डी पर आएंगे, डी पर देखो हम आए और अब नीचे जाएंगे, नीचे यहाँ पर इनवर्ट होगा, यहाँ पर इनवर्ट होगा। हाँ, मान उतना ही आएगा लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगा। ये वाला आर है, आर जितना दे देगा त्रिज्या बैठा देंगे, एंगल 90 बैठा है, sin थीटा का मान 90 बैठा देना दोनों जगह। लेकिन मान लो अगर हमसे यहाँ पूछ लिया, यहाँ पर मान लो एक और पॉइंट है ई, ये एंगल दे दिया 60 डिग्री, तो फिर sin 60 का मान बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे sin 60 का मान बैठेगा और डी फिर निकलेगा वहां से, और ये वाला एलिमेंट का मान दे देगा कुछ, इस वाले एलिमेंट का मान लो कुछ भी दे सकता है वो, ये वाला एलिमेंट जो है वो मान लेते हैं कि कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं एलिमेंट 0.2, वही दिया हुआ है 0.2 एम्पीयर मीटर। तो ये वाला जो एलिमेंट है इसकी स्ट्रेंथ दी गई है 0.2 एम्पीयर मीटर। 0.2 एम्पीयर मीटर का मतलब है 1 मीटर तार में 0.2 एम्पीयर की धारा बहेगी, 1 एम्पीयर तार में। तो हम 1 एम्पीयर तार की कम तार की बात कर रहे हैं, कम तार की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हमको ये क्या दिया है 0.2 एम्पीयर मीटर जो दिया हुआ है वास्तव में ये DLR है ना, आईडीएल का मान दिया रहता है, क्या दिया रहता है आईडीएल का मान दिया रहता है, ठीक है। तो आपको ऐसे सवाल सोचना है बायोट-सावर्ट लॉ का, बायोट-सावर्ट लॉ का इससे बाहर कुछ नहीं आता है, बायोट-सावर्ट लॉ को ही हम लैप्लास का नियम कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है।